साथियों, हमारे साथ में आज प्रमोद प्रधान जी हैं, जो सीटू के मध्य प्रदेश की जो राज्य कमेटी है उसके महासचिव हैं। और साथ में जो ये न्यूनतम वेतन का सवाल जो कोर्ट में चल रहा है उसमें सीटू की तरफ से शामिल हैं। तो ये नया वेतन का जो मामला चल रहा है उसकी जो कमेटी उसमें भी हैं। अभी जो दो अलग अलग मसले हैं, दोनों मसलों पर हम इनसे विस्तारित चर्चा करेंगे। तो प्रधान जी, आप थोड़ा बताएं कि क्या सिचुएशन है दोनों मसलों में अभी। देखिए, मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये प्रमाणित हो गया है कि वो मजदूरों के खिलाफ है और पूंजीपतियों के पक्ष न सिर्फ पक्षधर है बल्कि पूंजीपतियों की पूरी सेवा में तल्लीन है। आपको याद है कि ये जो न्यूनतम वेतन का जो मसला है वो पिछले मई से विवादित है। और विवादित कुछ नहीं है इसमें। हम लोगों ने ये जो कानून है न्यूनतम वेतन सलाहकार और न्यूनतम वेतन अधिनियम का कानून 1948 का, उसमें 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण करने की बाध्यता है। कम से कम, इससे कम में भी कर सकती है सरकार, लेकिन 5 वर्ष में तो करना ही चाहिए उस कानून के तहत। अब ये सर 2014 में ये न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हुआ था। उसके बाद 5 साल में 2019 में होना था। और 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक भी हुई जिसमें अनुशंसा की गई और उसका मैं भी सदस्य था। अनुशंसा हो गई, पर 2019 के बाद उसको पेंडिंग डाले रहे। फिर हमारे संगठन ने, CITU ने पूरे प्रदेश भर के अंदर बड़ा आंदोलन किया, लगातार संघर्ष किया, दर्जनों बार प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, हड़तालें की। तब विधानसभा चुनाव से पहले फिर सरकार को लगा कि ये चुनावी मुद्दा बनना है। अब ये चुनावी मुद्दा बनना है तो उन्होंने 2019 के आधार पर न्यूनतम वेतन अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम वेतन का रिवीजन किया 2023 में और उसको लागू किया 1 अप्रैल 2024 से। तो 2019 का न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण 2024 में लागू किया, लेकिन उसका पूरा एरियर खा गए। इसका मतलब पूंजीपतियों की वहाँ भी हिफाजत कर दी उन्होंने कि इस न्यूनतम वेतन का सरकार पुनरीक्षण नहीं करना चाहती थी। तब आंदोलन हुआ, आंदोलन के दबाव में किया विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव के बाद एक बात गौर करने की है कि विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा कर दी कि हम न्यूनतम वेतन बढ़ा रहे हैं ताकि मजदूरों को वोट मिले, और उसको लागू करने में 1 अप्रैल से लागू किया 2024 में, और मई में आकर उसका स्टे हो गया। मतलब विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा कर दी। 1 महीने क्यों दिया? 1 महीने क्योंकि वो लोकसभा चुनाव थे, और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो स्टे के नाम पर उसको पूरा कर दिया। अब बात देखिए कि स्टे है, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। स्टे किस आधार पर मिला है इनको? क्योंकि न्यूनतम वेतन सलाह के कानून में इसके बारे में हमें समझना है कि सरकार को क्या करना है और सरकार किस आधार पर चलना चाहिए। और दूसरे लोग जो न्यूनतम वेतन के जो दरें जो बढ़ी हैं उसको कम करने के लिए कारखाने के मालिक हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहते, तो वो जाते हैं चले जाए। पर इसमें ये जो स्टे मिला है, ये पूरी कोर्ट की कार्रवाई देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि स्टे सरकार का लचर रवैया और मिली भगत के कारण मिला, अन्यथा मिलता नहीं। मतलब जब पहली बार ये याचिका लगी, स्टे मिला, और हाई कोर्ट में के जो जज थे दोनों, जो डबल बेंच का फैसला था, इंदौर बेंच का, दोनों का पहले दिन पहला जो फैसला है, पहला जो निर्देश है कि अगली पेशी होगी उसमें फुल एंड फाइनल सुनवाई होगी और उसमें निराकरण। तो लोगों को लगा कि ठीक है, स्टे दिया है। और उसका जब अगली पेशी हुई तब कारखाने के मालिकों ने मिलीभगत करके कुछ और याचिकाएं लगा दी, और फिर उनसे कहा गया कि सरकार से कहा कि आप जवाब दीजिए। अगली पेशी हुई तो अगली पेशी के बाद सरकार ने कहा कि सरकार से पूछा कि आपने जवाब दे दिया। उन्हें सब हमें याचिका की कॉपी नहीं मिली। मतलब आप देखिए, 1 महीने के बाद दूसरी पेशी हुई और याचिकाओं की पेशी नहीं, मतलब कॉपी नहीं ली इन्होंने, जवाब नहीं दिया। और फिर उसके बाद में समर वेकेशन आ गया। समर वेकेशन के बाद हाई कोर्ट में 1 महीने के बाद जब पेशी हुई
तो सरकार ने क्या कहा, 1 महीने का बहुत समय होता, तैयारी करके आना चाहिए। सरकार ने कहा कि हम लोग जो है, हमें समय चाहिए। मतलब पहले कारखाने के मालिकों ने समय मांगा और फिर एक सुनवाई में होना था, फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर पूरी पेशी चली और उस पेशी में उन लोगों ने कहा कि अगले बार जब समर वेकेशन के बाद पेशी आई तो सरकार की ओर से पूरी तैयारी करके जाना चाहिए था। सरकार ने क्या कहा, हमें समय चाहिए। फिर ठीक 1 महीने के लिए फिर बढ़ गया मसला। और 1 महीने बाद जब 1 जुलाई में ये जो फैसला आया, 31 जुलाई को पेशी हुई, उस पेशी में सरकार ने अचानक, इससे पहले वो कह रहे थे कि नहीं साहब हम तो जैसा किया है वैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे फंसाए मामले। 31 जुलाई को जब सुनवाई हुई, तब सुनवाई के समय अचानक सरकार की ओर से ये कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की जो मांग है उसके बारे में हम विचार करने के लिए तैयार हैं। फिर फंसा दिए। अब आप ये गौर करिए कि अगर ये याचिकाकर्ताओं की मांग के बारे में चर्चा करने, अगर वो चर्चा करना चाहती थी सरकार, तो पहले से ही चर्चा कर लेती। इसका मतलब है तो, लेकिन पहले वो, अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद ये हुआ उसमें कि उसमें 31 जुलाई को हाई कोर्ट ने, सिर्फ सरकार ने चूँकि प्रस्ताव दे दिया, हम CIT की तरफ से इंटरवीनर हैं, हमारे वकील ने कहा कि साहब आप एक काम करिए, जितना समय लग रहा है सुनवाई चलती रहे, लेकिन स्टे तो खारिज कीजिए। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सरकार ने आज तक स्टे खारिज करने का आवेदन तक नहीं लगाया है, ऑन रिकॉर्ड है। और हम चूंकि इंटरवीनर हैं, मुख्य लड़ाई तो याचिकाकर्ता है, हम तो बीच के अंदर मजदूर का पक्ष ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुख्य मामला तो सरकार का। और सरकार की ओर से जब 31 जुलाई को कह दिया गया, जब किसी को न तो मजदूर संगठनों से पहले पूछा कि इनके मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है, और ना ही इस तरीके से हाई कोर्ट ने कुछ कहा था कि आप मालिकों के बारे में सुनवाई कीजिए, तो आपको तर्क रखना चाहिए था। अब उसके बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मतलब इस मामले से जुड़े हुए जितने भी हितग्राही हैं या जितने भी संबंधित लोग हैं, उन सब की बैठक बुला के आप उसके अंदर सुनवाई, मतलब पक्ष रखिए। सरकार ने 8 अगस्त को एक बैठक बुलाई और चूंकि हम इंटरवीनर थे, हमको भी बुलाया, और कारखाने के मालिकों का जो संगठन है जिन्होंने याचिका लगाई वो भी पहुंचे, और उन्होंने वहाँ व्याख्या करना शुरू की कि साहब ये न्यूनतम वेतन बहुत ज़्यादा है, वहाँ कम है, यहाँ कम है। तो हमने वहाँ स्पष्ट किया कि देखिए, सरकार को इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, ये आधार नहीं है। सरकार को क्या है और सरकार का काम क्या है। सरकार का काम है कि देश के अंदर जो कानून की स्थिति है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उसके आधार पर चले। सरकार कोई इस तरीके से तो स्वतंत्र नहीं है। भाई सरकार काम करती है तो संविधान के तहत काम करती है, कानून के तहत काम करती है। सरकार का काम क्या है, काम कर। तो हमने कहा उस बैठक में कि ये सब अनावश्यक बातें हैं। हम इस बात में 2 चीज़ें कहना चाहते हैं। नंबर 1, 1948 का न्यूनतम वेतन कानून क्या बोलता है, उसको आधार बनाइए। 5 वर्ष के अंदर पुनरीक्षण होना चाहिए था, तो 5 वर्ष की जगह 9 वर्ष में कर रहे हैं, तो एक इसका उल्लंघन होगा। तो आप कोर्ट के अंदर लिख के दीजिए कि पहले ही एक है ना, हमसे चूक हो गई है, अब इसका और विलंब नहीं किया जाता। 1। 2 नंबर, सुप्रीम कोर्ट का 1991 का एक फैसला है। फैसला क्या है कि जैसे न्यूनतम वेतन कानून 1948 है, जिसके तहत न्यूनतम वेतन निर्धारित रिवीजन होना चाहिए, पर न्यूनतम वेतन का निर्धारण कैसे होगा। तो 1956 का भारतीय श्रम सम्मेलन में वो मापदंड तैयार किए गए, 5 मापदंड, और उन 5 मापदंड में 2700 कैलोरी भोजन प्रति एक परिवार में 4 यूनिट, 2700 कैलोरी EWS का मकान, 18 गज कपड़ा एक आदमी के हिसाब से, ये तमाम सारे फल। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक निर्णय दिया। उस निर्णय की एक बात को मैं आपके सामने पढ़ने के इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि आप मजदूरों को भी, बाकी लोगों को समझ में आए कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा द एम्प्लॉइज आर entitled to the minimum wages at all times and under all circumstances. An employer who cannot pay the minimum wage has no right to engage labor and no justification to run the industry. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी मजदूर जो न्यूनतम वेतन के दायरे में आते हैं हर परिस्थिति में हर समय न्यूनतम वेतन हासिल करने के अधिकारी है। और उन्होंने कहा कि जो कारखाने का मालिक न्यूनतम वेतन नहीं देता, देने की स्थिति में नहीं है, उसको ना तो मजदूर लगाने का अधिकार है और ना कारखाना चलाने का अधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट की, अब इसका मतलब क्या है? आज मांग क्या कर रहे हैं ये कारखाने के मालिक? कारखाने मांग कर रहे साहब न्यूनतम वेतन बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कम करो। तो कानून, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि 1948 के कानून में करो, 1956 के मापदंड अपनाओ, और अगर मान लीजिए हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, न्यूनतम वेतन के अंदर कटौती नहीं हो सकती। और सरकार क्या कर रही है? सरकार की ओर से कोशिश क्या हो रही है? एक, न्यूनतम वेतन का पहले रिवीजन बहुत लेट किया, उसके अंदर भी काट छाट की, और पिछला जो वीडियो अपने संगठन की ओर से आपने जो जारी किया है उसके अंदर वो डिटेल में पूरा कैलकुलेशन है, किस तरीके से घपला किया, क्या किया। और आज की तारीख तक अभी ये परिस्थिति बनी हुई है कि कम से कम एक एक मजदूर का सारी काट छाट मिला के 1,20,000 से लेके और 1,60,000 तक का नुकसान हो चुका है अब तक। और अकेले ये स्टे ने ही करीब करीब 9-9, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये सब मजदूर से छीने। और ये मजदूर छीना कैसे जा रहा है? सवाल है कि मजदूर को नहीं मिल रहा, तो उसको मतलब है कि सरकार जो है ये सीधा मजदूर के अधिकार को उसको छीन कर कॉरपोरेट पूंजीपतियों की तिजोरी में, और चूंकि न्यूनतम वेतन के दायरे में सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा कर्मी, तमाम सारे मतलब फिक्स टर्म वर्कर, दूसरे लोग और दूसरी एजेंसीज के द्वारा एम्प्लॉयड किए गए वर्कर, आउटसोर्सिंग मजदूर वाले, ये भी बड़ी संख्या में सरकार के कार्यालयों में और विभागों में काम करते हैं। तो न्यूनतम वेतन तो उनको भी मिलता है, तो इसका मतलब उसे छीन के सरकार ने अपनी तिजोरी में, कॉरपोरेट की तिजोरी, और बीच में महंगाई बढ़ रही है, बेलगाम हो रही है, खाद्यान्न की वस्तुओं की सबकी कीमतें बढ़ रही हैं, और न्यूनतम वेतन बढ़ने के बजाय सरकार उसके अंदर ही घपलेगी। अब देखिए, अभी हाल की परिस्थिति समझिए। सरकार ने हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को कहा कि अब 2 महीने के अंदर नहीं दे। अब देखिए दो चीज़ें, एक सरकार ने स्टे, हाई कोर्ट ने स्टे दिया, और स्टे के तुरंत बाद जो मजदूर विरोधी था कारखाने, तुरंत बाद समायुक्त कार्यालय से एक सर्कुलर जारी हुआ 24 मई को, और उसके तहत जो वृद्धि थी वो वृद्धि को वापस लिए, वो सर्कुलर ही वापस ले लिया। ठीक है। अब दूसरी, उसी हाई कोर्ट ने, उसी बेंच ने सरकार से कहा कि आप कह रहे हैं कि बीच का रास्ता नहीं है, जो भी इसको नया प्रस्ताव लाना चाहते हैं, 2 महीने की अवधि में, मतलब अगस्त और सितंबर, जी 31 जुलाई को हुआ था, 31 अगस्त, 2 महीने के अंदर इस प्रस्ताव को बना के लाइए और हमारे सामने पेश किए। अब ये भी हाईकोर्ट का निर्देश है, पर मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? 3 महीने हो गए, अब तक सरकार ने इसके बारे में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की भी बैठक नहीं बुलाई। मतलब मैं आपकी जानकारी में लाऊं ताकि बहुत सारे जो साथी सुन रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि ये जो न्यूनतम वेतन के बारे में पिछली पेशी 31 जुलाई को हुई थी, हाईकोर्ट, उसके बाद तो पेशी नहीं हुई, उसमें के बाद सरकार से 2 महीने का समय दिया। तो पहली बैठक इन्होंने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बुलाई 19 सितंबर को। ठीक है, तो हमको सूचना मिली, हमने अपना एजेंडा ही भेजा। एजेंडे में हमने इस न्यूनतम वेतन के काट छाट को दुरुस्त करने, स्टे खारिज कराने के साथ साथ 2024 का न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण तुरंत प्रारंभ करने की मांग की। अब 19 सितंबर की बैठक, हमको लग रहा था कि सरकार कोर्ट के आदेश की पालन कर रही है, 2 महीने में कर थी। अचानक 19 सितंबर की बैठक को स्थगित कर दिया गया। क्यों किया स्थगित, क्या किया? हमको तो सूचना आ गई कि बैठक स्थगित हो गई, और बैठक स्थगित करके क्या किया गया? 26 सितंबर को वो बैठक बुलाई गई। 19 के जगह 26 को, चलो 26 को हो जाएगी।
26 सितंबर के बाद है ना 30 सितंबर तक का मौका, 1 अक्टूबर को 2 महीने 30 सितंबर को 2 महीने पूरे जाए। अब 26 सितंबर को कर दिया। अब 26 सितंबर की बैठक को अचानक फिर सूचना आ गई निरस्त हो गई कि वो आगे कर दी, 8 अक्टूबर को कर दी गई। चलो हमने कहा 8 अक्टूबर को तैयारी कर रहे थे बैठक की, सारे मजदूर संगठनों से हमने चर्चा की, हमने कहा अपने को करना। 8 अक्टूबर के पहले ही अचानक हमें सूचना मिल गई कि अब वो बैठक भी स्थगित कर दी, और अभी क्या तारीख है, कौन सी तारीख है, तारीख भी नहीं बताई। अब आप देखिए 8 अक्टूबर की बैठक के बाद आज तारीख अपन बात कर रहे हैं, शायद 25 अक्टूबर है आज, और 4 दिन बाद 3 महीने हो जाएंगे। तो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर आपने स्टे को, हालांकि हमारी व्याख्या ये थी कि चूंकि लागू हो चुका है 1 अप्रैल से, तो स्टे का मतलब यथास्थिति, लागू हो गया तो लागू हो गया, यथास्थिति बनाओ। तो उसकी तो अलग व्याख्या कर दी, चूंकि वो मजदूरों के खिलाफ था, मालिकों के पक्ष में था, और तुरंत एक्ट कर दिया। और जब हाई कोर्ट के अंदर आपको मत रखे इस स्टे को खारिज कराना है, तो आप स्टे खारिज कराने के बजाय आप एक के बजाय एक तिकड़म कर, उसी हाई कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं कर रहे। अब स्थिति ये है कि आज की तारीख में न तो मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई, और अब हाई कोर्ट के अंदर तो एक डायरेक्शन है। अब हम लोग अपने इंटरव्यूनर हैं, पर अभी हमने अपने वकीलों से बात की कि हम और एक आदमी दें, उसके बाद हम हाई कोर्ट के अंदर एक आवेदन करने वाले कि सरकार की मिलीभगत साबित हो रही है, इसी आप उस स्टे को खारिज करके। लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार के का जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, उनके लिए छूट पर छूट, और दूसरे मजदूर को न्यूनतम वेतन से भी वंचित करने की स्थिति बनी हुई है। इसलिए ये लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई हो गई है, पर CITU इस लड़ाई को लड़ रही है और पूरे प्रदेश में अभियान चला रही है। पिछले आपने वीडियो में भी जानकारी दी है, पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चल रहा है, और मजदूरों से हम बाकायदा जोड़ रहे हैं। बीच में अभी ये ना प्रदर्शन किया 30 तारीख को, 30 तारीख को प्रदर्शन किया, अभी 25 तारीख को फिर प्रदर्शन करके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने ज्ञापन दिए। और हमारा ये स्पष्ट कहना है कि इस मध्य प्रदेश की सरकार ने योजनाबद्ध रूप से मजदूरों की दिवाली को काला कर दिया। अगर चाहती सरकार, जब 2 महीने का अवसर था, तो इसका मतलब 30 सितंबर को 2 महीने पूरे हो गए, और अगर चाहती सरकार तो बैठक बुला लेती, अपना मत रख देती थी और हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देती। अब ये तो साफ हो गया कि मध्य प्रदेश सरकार ही इस स्टे को फंसाए रखना चाहती है ताकि वो उद्योगपतियों की मदद कर सके। एक तो प्रश्न ये है, और ये लड़ाई चल रही है। दूसरा बात ये कि इस बीच भ्रम फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार का 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन कर दिया, और मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाया, देखो देखो मोदी की सरकार ने। अरे भाई साहब, जिनको को जानकारी नहीं उनको मैं जानकारी मिला दूं। जैसे मध्य प्रदेश में 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ता है, 1 अप्रैल से लागू होता है, 1 अक्टूबर से लागू होता है। तो ये जो न्यूनतम वेतन है केंद्र सरकार का, उसमें महंगाई भत्ता जुड़ा है, और महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद 18,000 हो गया। तो इसमें 2 चीजें, अब उसको प्रचारित कर रहे, एक तरफ जो न्यूनतम वेतन मिलने वाला है उसको फंसा के रखा है, और ये जो न्यूनतम वेतन है मध्य प्रदेश के मजदूरों कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूनतम वेतन कानून में लिखा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो सरकार आपसे संबंधित है, तो ये जो उस केंद्र सरकार का जो न्यूनतम वेतन है जो 18,000 है, वो केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में, चाहे बीमा हो, BHL हो, कोयला हो, उनके अंदर जो ठेका मजदूर है या कैजुअल मजदूर, उन पर लागू होता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर इसका कोई भी इसका असर नहीं होने वाला, एक। और दूसरा अभी भ्रम फैला रहे कि ठीक है स्टे, इसके बाद हमने कुछ पैसे बढ़ा दिए। अरे क्या आप, वो तो कानून में लिखा है कि 1 अप्रैल से आपने एक महंगाई भत्ता बढ़ेगा, फिर 6 महीने के बाद है ना महंगाई के आंकड़े आएंगे, उसके अंदर भी हेरा फेरी कर रहे हैं। जितनी महंगाई बढ़ गई उतना महंगाई भत्ता नहीं आता। तो वो महंगाई भत्ता आया है, उसका न्यूनतम वेतन का तो मिल नहीं है कानूनी रूप से। तो एक तो परिस्थिति ये है, इसी बजाय इसके कि सरकार को इस तरीके के भ्रम फैलाए, आपको सीधे सीधे आना चाहिए कि 25 लाख कर्मचारी मजदूरों का सवाल है, एक। दूसरा, अब सरकार की एक और बदनीयती आप देखिए कि कानून में लिखा है कि हर 5 साल में कम से, तो अनिवार्य रूप से 5 साल से कम में भी कर सकती है सरकार, करे, उसे कानून रोक नहीं है 5 साल।
अब 1 अक्टूबर से 2024 से नया वेतन पुनरीक्षण ड्यू हो गया, ठीक है। हम बार बार पिछले 1 साल से लिख के दे रहे हैं। अभी ये न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जो बैठक हुई, आपको मैं देखिए चिट्ठी दिखा देता हूँ। मतलब हमने जो चिट्ठी लिखी है, ये देखिए, ये चिट्ठी लिखी हमने 23 मार्च को, ठीक है, एक चिट्ठी लिखी। और इसके बाद एक हमने फिर ज्ञापन भेजा। ये ज्ञापन भेजा हमने 13 अगस्त को, जब ये न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक थी, तो हमने अपना ज्ञापन भेजा और इस ज्ञापन में हमने मांग की कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो उसके आधार पर हम लोगों ने पूरी की पूरी एक मांग लिख दी है। और उस मांग में हमने कहा है कि 2024 का न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण तुरंत प्रारंभ किया जाए, तुरंत प्रारंभ किया जाए। और इस सरकार के ही विभाग ने, मतलब हमने जो पहले ज्ञापन दिए थे, उस ज्ञापन में लिख के दिया है हमको, ज्ञापन का जवाब दिया श्रम आयुक्त, हमारे पास चिट्ठी है, उसमें लिख के दिया है कि आप जो मुद्दे उठा रहे, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में उनका निराकरण होगा, जिसमें काट छांट, एरियर और 2024 का न्यूनतम वेतन। उसके बाद एक बैठक हो चुकी कारखाने के मालिकों के लिए, उसका बैठक पर बैठक स्थगित हो रही है, लेकिन बैठक का जो एजेंडा आ रहा है, उस एजेंडे में 2024 के न्यूनतम वेतन के रिवीजन को शामिल ही नहीं कर रहे थे। फिर हमने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी को लिखने के बाद हम लोगों ने ये मांग की कि आपको है ना कुल मिला के ये 2024 का न्यूनतम वेतन परीक्षा करो, स्टेज समाप्त कराओ और एरियर सहित भुगतान करो। एक दूसरा, हमने सरकार से कहा है कि आप है ना ये आश्वस्त करो हमको कि हाई कोर्ट में स्पष्ट लिख के दोगे कि ये जो न्यूनतम वेतन पर स्टे लगा था, जिस दिन अगर स्टे समाप्त होगा तो 1 अप्रैल से अब तक का एरिया दिलवाओगे, वरना पहले एरिया खा गए। और अब स्टे के ये घटकर्म और साफ हो गया कि सरकार खुद है ना इसके अंदर शामिल है। अगर सरकार शामिल नहीं होती तो हाई कोर्ट ने कहा 2 महीने में, 2 महीने में लिख के, आप तो 1.5 महीने में लिख के देते थे, प्रस्ताव दे देते अगर मजदूर के पक्ष में थे। आपने 2 महीने पूरे कर दिए, उसका अक्टूबर ही निकाल दिया और अभी कोई तारीख ही नहीं दे रहे बैठक। इसका मतलब है कि सरकार की बदनीयती है इसमें। अभी 2024 का जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण है, कानून के आधार पर उसमें होना चाहिए। अब हमने सरकार को स्पष्ट लिखा है कि आप हाई कोर्ट के अंदर मालिक क्या मांग रहे हैं, कल मालिक दूसरा कोई संगठन आ जाएगा, वो कहते नहीं साहब, तो आप इस आधार पर हाई कोर्ट को आप लिख के दीजिए कानूनी पोजीशन कि न्यूनतम वेतन कानून है, उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और इसके साथ ये लिखी है, उसमें हमने सरकार से कहा है, और हम तो अपने इंटरवीनर के रूप में जो हमने अपना आवेदन लगाया उसमें लिखा है हमने कि ये जो 1956 का श्रम सम्मेलन था, भारतीय श्रम सम्मेलन, उसके तहत अगर न्यूनतम वेतन की गणना हो, जो होनी चाहिए भाई, 1948 का एक्ट है और सरकार को निर्देश है कि भारतीय श्रम सम्मेलन के जो मापदंड हैं, तो अगर वो हो तो आज की तारीख में उस मापदंडों से 1956 के जो मापदंड है उसके आधार पर आज की तारीख में 32,000 से नीचे न्यूनतम वेतन नहीं बने। इसलिए हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग कर रहा है, क्योंकि वो काट छाट करते ही सरकार, तो ठीक है 26,000। तो ये जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण था, वो जो 1956 का भारतीय श्रम सम्मेलन है, जिस श्रम सम्मेलन के आधार पर, तो उससे तो आधा भी नहीं है, एक। और दूसरा, उस भारतीय श्रम सम्मेलन के मापदंडों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मजदूर को न्यूनतम वेतन के दायरे में मजदूर कर्मचारी को हर समय हर परिस्थिति में न्यूनतम वेतन का मिलने का अधिकारी है। और जो कारखाने का मालिक ये कहता है कि मैं न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं कर सकता, उसे न तो मजदूर लगाने का अधिकार है, न कारखाना चलाने का अधिकार है। इतने साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात भी नहीं मान रही मध्य प्रदेश सरकार, और कानूनों का उल्लंघन करके कारखाने के मालिकों के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए, लाल कालीन बिछा दिया उन्होंने। वो मुख्यमंत्री का एक ही समय रह गया। तो इसी साथियों, ये जो मामला है, ये सरकार ने फंसाया है, इसको हम मैदान में छोड़े, मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। हमारा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU का संकल्प है, चाहे जो परिस्थिति बने, ये हमारा वैधानिक और कानूनी अधिकार है। इस अधिकार को हासिल करने के लिए हम मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ साथ में हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी, इसके संपर्क में हैं
कि जबलपुर की मुख्य पीठ में लगाएं मासला, और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं। हम सभी मजदूर साथियों से अपील करते हैं कि इस मुद्दे को आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन दिल में रखने से अन्याय को सोचने से अन्याय का मुकाबला नहीं हो सकता। अगर आपको दिल में लगता है कि ये अन्याय है, दिल में लगता है कि मेरा अधिकार छीना जा रहा है, तो फिर उसके लिए संघर्ष में उतरना पड़ेगा, और हम वो मंच दे रहे। और साथियों, ये जो संघर्ष है, चूँकि लंबा संघर्ष होगा और इसमें बड़ी सरकार की जो मतलब उनकी जो अपनी मंशा है वो मजदूर विरोधी है। इसके बारे में जब भी जो परिस्थिति बनेगी, जैसे अगर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक होगी या हाई कोर्ट के अंदर दोबारा पेशी होगी, तो जो परिस्थिति बनेगी उस परिस्थिति के बारे में भी हम अपने वीडियोज़ के जरिए आपको सूचनाएं देते रहेंगे। और उसके आधार पर आपसे भी अपील है कि उन सूचनाओं के आधार पर आसपास के मजदूरों को जागृत करें, संगठित करें, और इसके ये वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई में मैदान में उतरें। और मैं आपसे भी अपील करूंगा कि इसके बाद इस वीडियो में आखिरी में कम से कम संभागीय स्तर के जो नेतागण हैं C2 के, उनका फ़ोन नंबर इसमें ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि जो साथी इस अभियान में और संघर्ष में जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। आप सबको, ठीक है, सरकार ने और पूंजीपतियों ने हमारी दिवाली को काला करने की कोशिश की है, पर हम मजदूर हैं, हम अपने जीवन को उमंग के साथ जीते। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप और हम मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।